हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम साझेदारी संलेख के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये साझेदारी संलेख और उसमें मुख्य बातें जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, क्या बातें होती हैं, उनके बारे में हम आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साझेदारी संलेख, आप पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर में आप ये शब्द देखेंगे लिखा हुआ साझेदारी संलेख। इसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है, जैसे कि साझेदारी अनुबंध, साझेदारी ठहराव, साझेदारी समझौता या फिर साझेदारी संलेख। तो ये होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका आशय पहले देखेंगे कि संलेख का मतलब होता क्या है। साझेदारी संलेख से आशय एक ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन, ये बात आप ध्यान रखिएगा, व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। यह लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकता है। मतलब मौखिक भी हो सकता है या तो लिखित भी हो सकता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर संलेख का मतलब एक ऐसा ठहराव बताया गया है। ठहराव किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। जो लोग मिलकर व्यवसाय करना चाह रहे हैं साझेदारी में, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लिखित रूप में अगर है तो हम कहेंगे कि वहां उस व्यवसाय में साझेदारी संलेख है। इसमें क्या क्या होता है ये आप देखेंगे। साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख। यहाँ पे संलेख में नियम, किससे संबंधित नियम? ये व्यवसाय को चलाने से संबंधित जो नियम निर्धारित किए गए हैं या फिर जिन शर्तों का निर्धारण हुआ है उसको लिखित रूप में उल्लेख किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि लिखित में हो, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन ये निर्धारण कर दिया जाता है कि व्यवसाय को अमुक तरीके से चलाना है, इस प्रकार से चलाना है। ये साझेदारों के मध्य एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठहराव हो जाता है। और उससे क्या होता है, फायदा ये होता है कि व्यवसाय को सुचारू रूप से बिना व्यवधान के, बिना बाधा के चलाना बहुत सुगम हो जाता है। अगर कोई छोटी मोटी बाधा आती भी है तो संलेख में जो बातें निर्धारित की गई हैं उसके मुताबिक उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाता है और फिर आगे फ्यूचर में किसी भी प्रकार के जो व्यवधान होते हैं वह उसके लिए पुनः उसी प्रकार से उपचार होता है। यानी कि संलेख में जो बातें दी गई हैं उसको याद करके साझेदारों के द्वारा याद दिला के उसका निपटारा कर दिया जाता है कि हमारे बीच में तो ये समझौता हुआ था। तो बाकी जो पार्टनर्स हैं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से उस बात को मान लेते हैं और इस प्रकार से संलेख जो होता है वह एक अच्छे तरीके, सुचारू रूप से व्यवसाय को चलाने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। अब यहाँ पे बात ये हो रही थी कि लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। लिखित यानी कि रिटन एग्रीमेंट, रिटन समझौता जो होता है उसमें लिख दिया जाता है जो भी बातें पार्टनर्स एक दूसरे से जो एक मत हो रहे हैं जिन बातों पे, उन बिंदुओं को पेपर में नोट डाउन कर लिया जाता है और उसमें सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं। तो वो लिखित एग्रीमेंट हो गया, रिटन एग्रीमेंट हो गया। तो और मौखिक भी हो सकता है, यहाँ पे कहा गया है कि मौखिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रिटन में ही हो, मौखिक में भी एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब मौखिक यानी कि लिखा नहीं गया है बातों को, जो भी पार्टनर्स के बीच में तय हुआ है उन बातों को केवल मौखिक रूप से तय किया गया है, उसको लिखा नहीं गया है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब फ्यूचर में कोई बाधा उत्पन्न होती है, वाद विवाद उत्पन्न होता है, चलाने में दिक्कत आती है, व्यवसाय को चलाने में, तो होता क्या है कि वहां पे कोई पार्टनर को पुरानी बातें याद रहती हैं, किसी पार्टनर को नहीं रह पाती हैं, तो वहां पे समाधान उचित तरीके से नहीं निकल पाता है और फिर व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बाधा उत्पन्न होने के कारण व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो इसका समाधान के रूप में लिखित एग्रीमेंट जो है वो बहुत ही
अच्छा होता है और जो पार्टनर्स हैं वो सारे इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो लिखित में हो तो ज्यादा अच्छा है, उचित माना गया है इसको। दोनों ही रूपों में जो एग्रीमेंट होते हैं, लिखित और मौखिक, उन दोनों में लिखित को ज्यादा उचित माना गया है। अब बात आती है प्रमुख बातों की। साझेदारी संलेख में प्रमुख बातें होती क्या हैं, कौन कौन सी बातें इसमें निर्धारित की जाती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है फर्म का नाम एवं पता। फर्म का नाम एवं पता, तो यहाँ पर संलेख में जो भी संलेख तैयार होता है उसमें पहला जो पॉइंट है फर्म का नाम। फर्म का नाम, व्यवसाय जिस नाम से चलता है उसको फर्म का नाम कहते हैं, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर व्यवसाय का नाम और वो किस जगह पे स्थित है, किस लोकेशन में है, उसका जिला क्या है, किस राज्य में है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे उल्लेख होता है। कंप्लीट एड्रेस जो है वो लिखा होता है। सेकंड है व्यापार का क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर व्यापार का क्षेत्र, वो जो व्यवसाय है, साझेदारी फर्म जो है वो जो जिससे भी संबंधित व्यापार कर रही है उसका एरिया क्या होगा, मतलब क्या वो जिले तक ही सीमित होगा या फिर राज्य तक सीमित होगा या फिर अपने देश में, पूरे देश में उसका लेन देन होगा या फिर अंतरराष्ट्रीय होगा, ये कौन सा प्रकार का होगा उसका क्षेत्र, उसके बारे में यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया जाता है। थर्ड है साझेदारों के नाम एवं पते। उस फर्म में जितने भी लोग साझेदार के रूप में जुड़े हैं उनका फुल नेम और उनका रेसिडेंशियल यानी कि निवास स्थान, उनका पता पूरा उल्लेखित होता है। फोर्थ है साझेदारों की पूंजी। इसमें साझेदार यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनकी पूंजी कितनी होगी, व्यवसाय में कितना वो पूंजी लगाएंगे और उस पूंजी को क्या वो नगद लाएंगे या फिर माल के रूप में लाएंगे, इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारों की पूंजी वाले बिंदु में किया जाता है। हर पार्टनर की पूंजी अगर नहीं है तो भी उसका उल्लेख होगा कि कोई पार्टनर पूंजी नहीं ला रहा है। तो इस पॉइंट में पूंजी से संबंधित सभी बातों का उल्लेख किया जाता है। फिफ्थ है साझेदारी की अवधि। साझेदारी की अवधि कभी कभी निश्चित होती है, कभी कोई 2 साल के लिए पार्टनरशिप होती है, कभी 3 साल के लिए होती है, 5 साल के लिए होती है। तो ये जो अवधि है ये निश्चित भी होती है और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अवधि का उल्लेख न हो। तो यहाँ पर जिस साझेदारी की कोई अवधि नहीं होती है तो वहां पर जो पार्टनर्स हैं वो किस तरह से फर्म से सभी मिलके कैसे उस फर्म का समापन करेंगे, इस बात का ब्यौरा दिया रहता है, यानी कि पार्टनरशिप की अवधि के बारे में यहाँ पे उल्लेख होता है। 6 पॉइंट है नए साझेदार का प्रवेश। जितने भी साझेदार फर्म से जुड़े हैं अगर उनके अलावा कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या नए पार्टनर को प्रवेश दिया जा सकता है, और अगर दिया जा सकता है तो उनकी दशाएं क्या होंगी। इसका मतलब ये है कि किन किन परिस्थितियों में नया साझेदार प्रवेश ले सकता है या उसको प्रवेश दिया जा सकता है, उन स्थितियों के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। 7 फर्म का व्यवसाय। फर्म का व्यवसाय जो होगा वो किन वस्तु से होगा, किन माल से संबंधित होगा और या फिर किन सेवाओं से संबंधित होगा, इसका उल्लेख यहाँ पर स्पष्ट रूप से किया जाता है। 8 है पूंजी पर ब्याज। यहाँ पर ये बताया जाता है, ये नोट होता है, यहाँ पर उल्लेख होता है कि जो पार्टनर से उन्होंने अगर अपनी पूंजी लगाई है अगर, तो उस पर कितना % उनको ब्याज दिया जाएगा, इस बात का उल्लेख दिया रहता है इसमें। पूंजी पर ब्याज यानी कि मान लीजिए 2 पार्टनर हैं ए और बी। ए ने पूंजी लाई 1 लाख रुपए की और बी ने 50,000 की पूंजी लाई। अब यहाँ पूंजी पर ब्याज, उनकी पूंजी पर ब्याज कितने % पर प्राप्त होगा उनको, इस बात का उल्लेख रहता है। हो सकता है कि दोनों की पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाए या फिर हो सकता है कि 6% ब्याज दिया जाए या फिर अन्य कोई दर निर्धारित की जा सकती है। तो ये उल्लेख रहता है संलेख में कि
साझेदारों की पूंजी पर कितना % ब्याज दिया जाएगा। और बाद में जब लाभ विभाजन की बात होती है, लाभ हानि नियोजन की बात होती है, वहां बनाने की बात होती है, तो इस पूंजी पर ब्याज को वहां पर डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, क्योंकि ये राशि पार्टनर्स को मिलने वाली होती है। 9th है आहरण एवं उस पर ब्याज। आहरण का मतलब आपको मालूम ही होगा कि आहरण जो होती है वह राशि होती है, वह वस्तु भी हो सकती है जो एक साझेदार के द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत उपयोग के लिए फर्म से अगर कोई राशि या फिर माल ले जा रहा है तो वो उसको कहा जाता है आहरण। तो यहाँ पर क्या पार्टनर्स आहरण कर सकते हैं? साझेदारी में क्या जो पार्टनर्स हैं वो आहरण कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उनके द्वारा जो राशि निकाल कर फर्म से ले जाई जा रही है उस पर कितना ब्याज वो लोग देंगे। तो ये जो होती है आहरण पर ब्याज की राशि जो होती है वो फर्म की आय होती है, ये फर्म की आय होती है। इसके पहले जो पूंजी पर ब्याज बताया था ये फर्म का व्यय था, फर्म का व्यय। और आहरण पर जो ब्याज होता है वो फर्म की आय होती है। फर्म की आय का मतलब ये है कि साझेदार यहाँ पर पैसा फर्म को देगा, तो इसे लाभ हानि नियोजन में कहां पे दिखाया जाएगा? क्रेडिट में दिखाया जाएगा। फर्म की आय को लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में दिखाया जाता है, ये फर्म की आय होती है इसलिए। 10th है लाभ हानि का विभाजन, यानी कि जो भी फर्म में लाभ होगा या हानि होगी उसका बंटवारा किस अनुपात में होगा? क्या वो पूंजी के अनुपात में होगा या फिर समान अनुपात में होगा साझेदारों के बीच में, या फिर अन्य किसी अनुपात को या आधार को रखा जाएगा। तो यहाँ पर लाभ हानि का विभाजन संबंधी बातों का पूरा ब्यौरा दिया रहता है। 11th है वेतन एवं कमीशन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनको वेतन मिलता है। सपोज 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, और यहाँ पर ए जो पार्टनर है वो बहुत ही सक्रिय तरीके से फर्म को देखता है और बी जो है वो उतना सक्रिय नहीं है जितना कि ए है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था की जा सकती है कि ए को वेतन दिया जाए। यहाँ पर बी नहीं लेगा वेतन क्योंकि वो उतना बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, किसी कारण से वो कम समय दे पाता है फर्म को, और ए जो है वो पूरा समय देता है। तो इसके लिए वेतन के रूप में उसको राशि कुछ दी जाएगी। तो यहाँ पर ये स्पष्ट उल्लेख रहेगा, अगर ऐसा प्रावधान है तो स्पष्ट उल्लेख रहेगा। और अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का वेतन नहीं भी देना है तो वो भी उल्लेखित किया जा सकता है कि किसी भी साझेदार को कोई वेतन या कोई भी कमीशन की राशि नहीं दी जाएगी। इससे ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है साझेदारों को ऋण। यहाँ पर ये क्लियर दिया रहता है कि साझेदार जो होते हैं पार्टनर्स, उनको क्या फर्म ऋण दे सकती है जरूरत पड़ने पे या फिर नहीं देगी, इसका उल्लेख दिया रहता है। फिर है फर्म द्वारा ऋण। फर्म द्वारा ऋण, इसमें इस बात का उल्लेख किया रहता है कि फर्म जो है वो किन किन लोगों को ऋण दे सकती है, क्या बाह्य पक्ष के लोगों को वो ऋण दे सकती है या नहीं दे सकती, या किस लिमिट तक वो ऋण दे सकती है, इस बात का उल्लेख दिया रहता है। फिर है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन जो है इसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि ख्याति, जिसको कि अमूर्त संपत्ति कहते हैं व्यवसाय की, ये किसी भी कारण से उत्पन्न होती है। जैसे कि किसी दुकान का माल बहुत अच्छा है तो उसका नाम प्रसिद्धि उसकी ज्यादा होती है, तो वस्तु के कारण उसका ख्याति होती है उत्पन्न। और या तो फिर कोई बहुत अच्छे लोकेशन में दुकान स्थित है फर्म, तो उस वहां पे माल ज्यादा बिकता है। तो इस प्रकार से कई कारण होते हैं ख्याति को उत्पन्न होने के। तो आप अभी इतना जान लीजिए कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है और बिजनेस में ख्याति बहुत ही अहम रोल अदा करती है, अहम भूमिका निभाती है। तो इसका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, इसके मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां हैं। तो मूल्यांकन की कौन सी विधि फर्म में काम में लाई जाएगी, किसका प्रयोग होगा, उसका उल्लेख रहता है। 15 साझेदारी का समापन। यदि साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी है तो यहाँ पे पार्टनर्स की इच्छा पे डिपेंड करेगा कि वो
किस प्रकार से कब साझेदारी का समापन चाहते हैं और उनकी इच्छा पे ही ये समाप्त हो जाएगा। और यदि मान लीजिए किसी निश्चित अवधि के लिए साझेदारी का गठन हुआ है तो वहां पे उस अवधि के पूरा होने पर वो साझेदारी समाप्त मानी जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्य के आधार पे किसी कार्य के पूरा होने पर साझेदारी खत्म मानी जाएगी। तो समापन की यहाँ पे बात होती है, उल्लेख होता है यहाँ पे कि समापन किस तरीके से होगा फर्म का। 16 है पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। यहाँ पर पंच निर्णय संबंधी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पंच किन को कहा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म में कोई जो स्थिति है वो काफी बिगड़ जाती है, यानी कि जो साझेदार हैं उनकी आपस की मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं किसी बात को लेके। तो उस स्थिति में क्या किसी बाह्य व्यक्ति को मीडिएटर के रूप में या फिर मध्यस्थ के रूप में लाया जा सकता है, और अगर लाया जा सकता है, इस बात का प्रावधान है फर्म में कि लाया जा सकता है, तो वो व्यक्ति कौन होगा, वो व्यक्ति कौन होगा और उसके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, उसके बारे में यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया रहता है। तो उसी को कहा जाता है पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। यहाँ पे एक बाह्य व्यक्ति की बात होती है कि वो व्यक्ति मध्यस्थ कौन होगा जो कि विवाद को सुलझाने के काम में आएगा। तो आज बच्चों हमने पार्टनरशिप डीड या संलेख के बारे में पूरा पढ़ा कि संलेख क्या होता है और प्रमुख बातें उसकी क्या होती हैं। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।